Okay, I think PPT is not visible. Is it visible now? Okay, still not visible. Something is okay. So I think it's visible now. So आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम ऑप्शंस इन गुड्स। हमारे साथ सेबी से एक गेस्ट स्पीकर है जो कि किसी टेक्निकल कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो सेशन के बीच में ज्वाइन कर लेंगे, तो तब तक अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम है, उसका जो ओवरव्यू क्या है वो देखेंगे। सो जो कमोडिटी एक्सचेंजेज है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है तो वो देखेंगे। तो बैक इन 19th सेंचुरी बॉम्बे ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ कमोडिटी की ट्रेडिंग के लिए, एंड देन फॉलोड बाय ट्रेड इन अदर कमोडिटीज। 1910 टू 1930 में भी ऑयल सीड्स एंड रो जूट का अच्छा खासा ट्रेड हुआ। इन 1953 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी एस्टेब्लिश हुआ। इन लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी कई चीजों पे बैन लगे एंड हटे। देन इन 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमोडिटीज थी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, तो उसकी लिस्ट को एक्सटेंड किया है। एंड देन कुछ नेक्स्ट नेशनल जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस थे वो स्टार्ट हुए 2003 में। एंड देन इन 2015 सितंबर 2015 में 15 रेगुलेटर था, ही रेगुलेटर है इन एक्सचेंज जो कमोडिटी एक्सचेंजेज है इंडिया में। उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनको गाइड करता है, जैसे कि एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएसई। सो टोटल 91 कमोडिटीज है जो कि ट्रेड है ट्रेडिंग के लिए इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में। जो रेगुलेटर है उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, सितंबर 15 से सेबी ने टेक ओवर किया एज ए रेगुलेटर। सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट को परमिट किया जून 17 में, एंड जो कैटेगरी थर्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनको भी परमिट किया सेबी ने जून 17 में। सितंबर 17 में सेबी ने इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग है उनको इंटीग्रेशन की परमिशन दी, एंड जो बैंक सब्सिडरीज है उनको भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव में। सितंबर 18 एफपीआईज पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी परमिट किया गया इंडियन मार्केट में हेज करने के लिए। इन मार्च 19 म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस को भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन जून 19
कमोडिटी इंडाइसेज है उनको भी अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। ये कुछ कमोडिटीज है जो मेनली ट्रेड होती है एनसीडीएक्स पे। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स, गुआर कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड्स की ये कुछ कमोडिटीज है जो कि करंटली ट्रेड होती है एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे। अब हम देखेंगे कि कमोडिटी और जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उनमें मेजर क्या डिफरेंस रहता है। मतलब सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये जो इनका सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरी में होता है, एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उनका वो कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, मतलब कैश सेटल्ड होता है। जो सेटलमेंट होता है वो जो कैश सेटल होता है। एंड अगर कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंसेस होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके। और ऑन द अदर हैंड जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई क्वालिटी क्वांटिटी का जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो कमोडिटी डेरिवेटिव में असेइंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्लूडेड है। और फाइनेंशियल में केवल जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वही होल्डिंग कॉस्ट होती है। एंड जो ये कमोडिटी मार्केट डेरिवेटिव है ये फिजिकल मार्केट्स से रिलेटेड है जो कि सीजनल होता है, सीजनल होते हैं नेचर में, जबकि कैश मार्केट है वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो को इम्पैक्ट करते हैं वो फैक्टर है डिमांड डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, परफॉर्मेंस ऑन द एंटिटी एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ये फैक्टर्स हैं जो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ऑप्शंस क्या है? तो ऑप्शंस एक राइट देता है, मतलब जो ऑप्शंस का बायर होगा उसको राइट मिलता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बट राइट होता है टू बाय और सेल एन एसेट एट ए फिक्स प्राइस ऑन और बिफोर ए गिवन डेट। तो इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बट जो ऑप्शन का बायर होता है उसको राइट मिलता है कि ये वो खरीद सकता है या बेच सकता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, जो कि फ्यूचर्स में होता है। फ्यूचर्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें ऑब्लिगेशन रहता है कि आपको डिलीवरी या लेनी देनी पड़ेगी। बट ऑप्शंस में करें तो जो बायर होता है ऑप्शंस का, जो ऑप्शन खरीदता है, जो ऑप्शन होल्ड करता है, तो उसको ये राइट मिल जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो एक दिन से लेके कई सालों तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। जो इसकी चॉइस है वो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। जो अंडरलाइंग होगा उसके प्राइस से इसकी जो कॉस्ट होती है वो डिफाइन की जाती है। तो ये दो तरीके के होते हैं ऑप्शंस, एक कॉल ऑप्शन होता है एंड पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शन की बात करें तो ये राइट, जो बायर है उसको राइट देता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई एन एसेट। एंड ऑन द अदर हैंड ये पुट ऑप्शन, दोनों में ही बायर को राइट मिलता है, बट पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें सेल करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन, क्योंकि बायर के पास तो राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन, बट जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन है टू सेल द एसेट। ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शन के सेलर को ऑब्लिगेशन होता है बाई करने का लिए, जो एसेट है जो अंडरलाइंग है उसको बाई करने का ऑब्लिगेशन होता है। सेलर्स को ऑब्लिगेशन है, एंड जो बायर होगा कॉल या पुट ऑप्शन का उसको कोई ऑब्लिगेशन है नहीं है। ओके। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ऑप्शंस में जो यूज की जाती है कि एक्सरसाइज क्या है। तो एक्सरसाइज बेसिकली वही है कि जो बायर है तो उसके राइट को जो एक्सेप्ट करता है, मतलब डिलीवरी या लेनी या देनी है वो बायर पे डिपेंड करता है, तो उसको एक्सरसाइज करते हैं कहते हैं। मतलब जो बायर है वो अपना राइट एक्सेप्ट करता है तो वो एक्चुअली वो एक्सरसाइज कहलाता है। और जो प्रीमियम है बेसिकली ये कॉस्ट होती है ऑप्शन की। ऑप्शन खरीदने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है तभी आपको राइट मिलता है।
तो जो ऑप्शन का होल्ड करता है, जो बायर है, वो ऑप्शन देता है ऑप्शन राइटर को, सेलर को। ठीक है। एंड देन स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस यही है कि जो बायर एंड सेलर है, इस स्ट्राइक प्राइस पे एग्री करते हैं कि इस प्राइस पे अपना जो ये ऑप्शन खरीदा है, बेचा जा रहा है, वो एक्सरसाइज होगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको एक्सरसाइज प्राइस भी कह सकते हैं, कि इस प्राइस पे हम एग्री करते हैं कि जो ये ऑप्शन होगा इस प्राइस पे एक्सरसाइज होगा। जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो इन द मनी होती है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी होती है, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। राइटर क्या होता है? बेसिकली सेलर होता है, सेलर ऑफ द ऑप्शन। एंड होल्डर होता है बायर ऑफ द ऑप्शन। जो हमने बात की पिछली स्लाइड में ऑप्शन प्रीमियम की, तो वो दो चीजों से बना होता है, एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है एंड एक टाइम वैल्यू होती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू होती क्या दिखाती है कि हाउ मच इन द मनी इज इन द ऑप्शन, कि जो हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कितना इन द मनी है। और जो टाइम वैल्यू है, ये बेसिकली एक्सपायरी पे डिपेंड करता है, कि जितना टाइम होगा एक्सपायरी को, उतनी टाइम वैल्यू होगी। तो ये इन दो चीजों को मिला के ऑप्शन वैल्यू डिसाइड होती है, बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जो इन द मनी ऑप्शंस होंगे उनके लिए ही इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होंगे उनके लिए केवल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, सॉरी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए केवल टाइम वैल्यू होगी। इन द मनी ऑप्शंस के लिए टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होगी। तो अगर कॉल ऑप्शन की बात करें, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो निकाली जाती है स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। जो अंडरलाइंग है उसका क्या प्राइस चल रहा है, माइनस स्ट्राइक प्राइस। एंड पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है स्ट्राइक माइनस स्पॉट प्राइस। अब जैसे मैंने बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो दिखाती है कि द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के लिए पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। ये बेसिकली डिसाइड होता है टाइम टू एक्सपायरेशन, कि ये जो ऑप्शन होगा वो जितना टाइम होगा उसी से, कि कितने टाइम में एक्सपायर होने वाला, उसके बेसिस पे टाइम वैल्यू कैलकुलेट होती है। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है कि टोटल ऑप्शन वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो एक टाइम वैल्यू देगा। जो जो ऑप्शन होगा, अगर कोई आउट ऑफ द मनी है तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें केवल ओनली जो होगी वो टाइम वैल्यू होगी। जितना ज्यादा जो टाइम है एक्सपायरी का, उतना ही ज्यादा जो टाइम वैल्यू होगी, क्योंकि टाइम टू एक्सपायरी ज्यादा है। ओके। जैसे जैसे टाइम पास में सिमिलरली पुट ऑप्शन की बात करेंगे, तो 4100 पे एटीएम होगा एट द मनी, आउट ऑफ द मनी होगी। तो ये चीज जैसे हमने डिस्कस की कि मार्केट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो
द मनी, कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी। अगर इसका उल्टा देखें, मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी होगा, पुट ऑप्शन में इन द मनी। अगर स्ट्राइक प्राइस अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होगी, तो प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग का इसका कॉस्ट पड़ रहा है कि 1100 पर क्विंटल प्लस तो बाद में, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है तो कहेंगे जो आज प्राइस दिख रहे हैं, तो वो कैसे प्राइस लॉक करेगा? तो पहला है कि फार्मर कैन एंटर कि कि मैं अक्टूबर में आपको डिलीवर करूंगा इस भाव पे। दूसरा ऑप्शन है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है, पर जो फ्यूचर ना ये मकई है वो बेचना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन है जो बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन बाय पुट ऑप्शन। तो पहले डिस्कस किया कि पुट ऑप्शन में अगर नीचे आता है भाव तो ऑलरेडी आप लॉक्ड हो, बट अगर ऊपर भी जाता है तो आप अपनी जो ऑप्शन होगा वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप कल मार्केट में जाके बेचेंगे। तो ये ऑप्शन देता है बुट, जो अपना पुट ऑप्शन है। तो जैसे पहले बताया कि जो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर पुट ऑप्शन बाय कर सकता है जुलाई में, एंड जो अक्टूबर एक्सपायरी का ऑप्शन खरीद सकता है द स्ट्राइक रेट ऑफ 1750। तो बायर को, जैसे मैंने पहला बताया कि ऑप्शंस के बायर को राइट होता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल हिज क्रॉप, कि अगर प्राइसेस इससे भी ऊपर चले गए तो उसका द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। जो अपसाइड है, अगर अपसाइड है मूवमेंट रहता है तो अनलिमिटेड है, एंड अगर डाउन साइड रहता है तो प्रोटेक्टेड है। क्योंकि अगर अपसाइड रहता है तो इसके पास जो फार्मर है उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, वो अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर डाउन साइड जाते हैं तो प्रोटेक्टेड है। अब हम इस चीज को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि 20 जुलाई जो मेज का कॉन्ट्रैक्ट था, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्राइस 1750 पर क्विंटल है। इसमें फार्मर्स जो है एक पुट ऑप्शन खरीदता है 20th ऑफ एक्सपायरी का एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1750। वो उसके लिए 100 रुपए प्रीमियम देता है। तो अगर बात करें रेट ऑफ प्राइस इंश्योर्ड फिक्स्ड ऑन 20th जुलाई, तो 1750 में उसने फिक्स कर दिया अपना प्राइस। कॉस्ट टू ग्रो मेज पर क्विंटल है, उसका कॉस्ट लग रहा है 1100, और उसने 100 रुपी का प्रीमियम दिया अगर वो ऑप्शन में पोजीशन लेता है तो उसका टोटल कॉस्ट हो गया 1100 प्लस 100 1200। तो अभी ये डिफरेंट सिनारियोज है कि एक्सपायरी पर, जो अक्टूबर एक्सपायरी है 20th ऑफ एक्सपायरी, उस पे जो प्राइसेज है वो गिर
350 रुपए पर क्विंटल गिर जाते हैं। तो बेसिकली जो 1750 थे वो एक्सपायरी पे जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम पे प्राइसेस 1400 हो गए। तो अगर उसने ऑप्शंस लिया होता, ऑप्शंस बाय किया होता, तो उसका प्रॉफिट लॉस क्या होता? उसका प्रॉफिट लॉस होता 5, सॉरी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा 550 का, अगर उसने ऑप्शंस में पोजीशन ली है तो। बट अगर उसने ऑप्शंस नहीं लिए तो उसका जो प्रॉफिट रह जाएगा वो 300 रुपये ही रह जाएगा पर क्विंटल। तो ऑप्शंस के ये फायदे हैं, इसमें अलग अलग सिनारियोज हैं। सेशन के दौरान अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पे Q&A ऑप्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम सेशन के एंड में आपको आंसर करेंगे। तो सिमिलरली जो सेकंड केस है कि अगर प्राइसेज हो जाते हैं 150 गिर जाते हैं, तो सिमिलरली जो प्राइसेज रहेंगे एक्सपायरी पे वो 1600, एंड जो प्रॉफिट होगा वो 550 होगा, क्योंकि सेलर ने पहले ही प्राइस लॉक कर लिया है 1750 का। अब केस देखते हैं कि जो लास्ट केस है कि अगर कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कि 350 रुपीज से प्राइसेस बढ़ जाते हैं कि 2100 हो जाते हैं अक्टूबर में। जो हमने पहले देखे वो प्राइसेस गिर जाते हैं एक्सपायरी पे, बट अगर प्राइसेस गिर जाते हो क्या सिनारियो रहेगा? तो उस केस में भी जो ऑप्शन लेगा, अगर फार्मर ऑप्शन में बाई करता है तो उस केस में उसको 900 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने 100 रुपीज का प्रीमियम दिया था। क्योंकि वो इस केस में वो जो फार्मर है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा ऑप्शन को, बट जो उसका ऑप्शन का कॉस्ट है वो उसने पहले ही पे कर दिया, तो वो कॉस्ट आएगा इसको, तो इसलिए 900 का, एंड विदाउट ऑप्शन 1000 का। तो आप देखोगे कि जो फार्मर है वो बोथ साइड प्रोटेक्टेड है। जो प्राइस रिस्क है फार्मर का वो कंप्लीटली हेज्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट विथ प्राइसेस। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेसर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना चाहिए, कि जैसे जो प्रोसेसर है उसका ये टेक्निकल फ्लो दिखाया गया कि मेज लेगा, वो डीजर्मिनेटर से के थ्रू ट्रेडिश जो मिल होगी उसके थ्रू शिफ्टर में एंड रोलर मिल के थ्रू उसकी पैकेजिंग करेगा। अगर अब प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो प्रोसेसर है वो जुलाई में अक्टूबर एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करेगा। तो सिमिलरली उसको भी राइट मिलेगा, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कि ऑब्लिगेशन नहीं मिलेगा कि उसको बाय करना है या नहीं करना है। तो उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, बट राइट है। जो अगर प्राइसेस अपसाइड है जाते हैं कि भाव ऊपर जाते हैं एक्सपायरी पे, तो प्रोटेक्टेड है। बट अगर नीचे जाते हैं डाउन साइड रहते हैं, तो उसके पास राइट है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। जो ऑप्शंस के प्राइसेज हैं, तो उसकी बात करें तो वो किन फैक्टर्स से डिसाइड होता है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शंस प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो पहला है कि फ्यूचर्स प्राइसेस या फिर स्पॉट प्राइस, जो अंडरलाइंग प्राइस होगा वो डिसाइड करेगा। देन कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद या बेच रहे हैं। देन वोलेटिलिटी, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी उतना ही कॉस्टली ऑप्शन होगा, ऑप्शन वैल्यू होगी। टाइम टू एक्सपायरी, जितना ज्यादा टाइम होगा एक्सपायरी को उतना ही टाइम वैल्यू होगी, तो बेसिकली प्रीमियम वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड इंटरेस्ट रेट, ये 5 फैक्टर्स है जो ऑप्शंस प्राइस को डिराइव करते हैं। ये कुछ पे ऑफ डायग्राम्स है। अगर बात करें लॉन्ग कॉल पे ऑफ्स की एंड शॉर्ट कॉल पे ऑफ्स की, लॉन्ग पुट पे ऑफ एंड शॉर्ट पुट पे ऑफ, तो ये ऐसे दिखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे कॉल लॉन्ग कॉल की बात करें कि अगर कोई बायर है, किसी ने कॉल को बाई किया है, जो फर्स्ट पहला डायग्राम है उसमें ए स्ट्राइक पे बाई किया है, तो अगर प्राइसेस उससे नीचे जाते हैं तो उसका केवल लॉस होगा, वो केवल प्रीमियम होगा, क्योंकि उस केस में वो अपना जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसको प्रॉफिट होगा।
सिमिलरली जो जो आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट कॉल पे ऑफ, लॉन्ग पुट पे ऑफ एंड शॉर्ट पुट पे ऑफ। अब ये दिखाया गया है कि सिंथेटिक कॉल्स, आप सिंथेटिक कॉल डिजाइन कर सकते हो जो कि प्रोटेक्टिव पुट कहला भी कहते हैं, जिसको प्रोटेक्टिव पुट भी कहते हैं। तो बेसिकली आप पुट बाय करोगे एंड जो अंडरलाइंग होगा स्टॉक उसको सेल करोगे, तो जो रिजल्टेंट होगी, जो नेट पोजीशन होगी, वो एक कॉल ऑप्शन की तरह दिखेगी, लॉन्ग कॉल ऑप्शन की तरह, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट सिंथेटिक कॉल भी बनाया जा सकता है, जिसको कवर्ड पुट कहते हैं। ये एक शॉर्ट पुट प्लस शॉर्ट इन स्टॉक, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक शॉर्ट कॉल की तरह दिखेगा। सिमिलरली लॉन्ग सिंथेटिक पुट एंड शॉर्ट सिंथेटिक पुट। अब बात करते हैं कि ऑप्शन इन गुड्स एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो एक्सचेंज को परमिशन मिली है कि वो यूरोपियन स्टाइल में भी कर सकता है एंड अमेरिकन स्टाइल में भी सभी एक्सचेंजेस ऑप्शंस लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स थे उसमें केवल यूरोपियन ऑप्शंस, जो स्टाइल वाले ऑप्शंस थे, वही परमिटेड थे। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है कि अमेरिकन जो होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस, उनकी जो एक्सपायरी होती है वो एक्चुअली कभी भी हो सकती है एक्सपायरी से पहले। बट जो अगर यूरोपियन की बात करें तो ये फिक्स्ड होता है कि जिस दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बात करते हैं कि एक्सचेंजेस हैं, जो अगर ऑप्शंस इन गुड्स की बात करें तो इसकी इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक्सचेंजेस को कि वो डिसाइड कर सकते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स थे उस टाइम पे, एक्सचेंजेस को जो अपना एक्सपायरी डिसाइड करना था वो उस पीरियड में होना चाहिए जिस टाइम पे जो अंडरलाइन फ्यूचर्स है वो अच्छे खासे लिक्विड हो, मतलब हाईली लिक्विड हो, उस टाइम की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो स्टैगर्ड पीरियड है उससे पहले ही होती थी एक्सपायरी। जो इसका ऑप्शन इन गुड्स का एक्सरसाइज मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है अंडरलाइन की प्राइसेस पे। बट ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में जो एक्सरसाइज थी, वो मैकेनिज्म थी, वो डिपेंड करता है डीएसपी, डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स। जो ऑप्शंस इन गुड्स होते हैं ये एक्सरसाइज पे एक्सपायरी पे जब ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं या फिर एक्सरसाइज होते हैं तो ये फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होते हैं एंड ये सेटल होते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अगर ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की बात करें तो ये फ्यूचर्स में डिवॉल्व होते हैं। ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की एक्सरसाइज होती है तो ये फ्यूचर्स में डिवॉल्व होते हैं, ना कि कोई डिलीवरी होती है। ऑप्शंस ऑन गुड्स तभी लॉन्च किए जा सकते हैं कि उसके फ्यूचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडेबल होनी चाहिए, उसी कमोडिटी पे आप ऑप्शंस ऑन गुड्स, ऑप्शन इन गुड्स लॉन्च कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की, तो उसमें उन्हीं कमोडिटीज पे ऑप्शंस लॉन्च हो सकते हैं जिनका पिछले एक साल में एडीटीवी 200 करोड़ से ऊपर रहा है, या फिर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर रहा है, उन्हीं पे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। अब ऑप्शंस इन गुड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हम और यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस दोनों देख सकते हैं, बट करंटली एनसीडीएक्स पे केवल यूरोपियन ऑप्शंस ही ट्रेडेबल है। इट विल प्ले मेजर रोल टू इनेबल फार्मर फ्रेंडली ऑप्शंस प्रोडक्ट। ये को स्पॉट मार्केट को इंटीग्रेशन का भी एक फैक्टर रहेगा डेरिवेटिव्स मार्केट में। ये हेजर्स के लिए जो रिस्क रहता है, प्राइस रिस्क रहता है, उसको भी रेड्यूस करेगा एंड इट विल गिव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सचेंजेस टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट कैटर टू ए लार्ज सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प्स इन एडिंग टू ओवरऑल मार्केट इफिशियंसी। तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल है, यूरोपियन ऑप्शन कर सकते हैं, अमेरिकन ऑप्शन कर सकते हैं,
एंड किसी भी कमोडिटीज में कर सकते हैं कि जिसमें फ्यूचर्स अवेलेबल है, ना कि कोई क्राइटेरिया है कि 200 करोड़ का होना चाहिए। अब इसमें जो मेन चीज है, इसमें नेटिंग का बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आपकी लॉन्ग कॉल पोजीशन है और आप अगर एक्सरसाइज तक जाते हो एंड आपकी सिमिलरली साइमल्टेनियसली अगर आपकी पोजीशन है फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन है, तो आपकी जो पोजीशंस होगी नेट हो जाएगी, मतलब आपको डिलीवरी या लेनी या देनी नहीं पड़ेगी। सिमिलरली शॉर्ट कॉल, लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग पुट एंड लॉन्ग फ्यूचर्स, शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट फ्यूचर्स, अगर इनमें से कॉम्बिनेशन है तो आपकी जो पोजीशन है वो नेट हो सकती है। 27 जुलाई से इन तीन कमोडिटीज में ऑप्शंस इन गुड्स लाइव है, मेज, आरम सीड एंड व्हीट। जो इनके इनिशियल मार्जिन है 10% है मेज के केस में, आरम सीड में 8% एंड व्हीट में 8%। तो इसमें जो मार्जिन देना होता है वो केवल सेलर को ही देना होता है, बायर साइड से केवल प्रीमियम ही होता है, बायर को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। एंड देन 3 सितंबर 2020 से इन चार कमोडिटीज में भी फ्यूचर्स ऑप्शंस इन गुड्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, चना, ग्वार गम, ग्वार सीड एंड सोयाबीन। इनके मार्जिन की बात करें, इनिशियल मार्जिन की बात करें तो चना में 12%, ग्वार गम में 15.31%, ग्वार सीड में 12% एंड सोयाबीन में 10%। ये कुछ इन्वेस्टर्स गाइडलाइंस है, वो डिस्कस करेंगे। एज इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेबी या फिर एक्सचेंज के जो भी सर्कुलर्स है उनको हमेशा पढ़ना चाहिए, एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। आपका जो केवाईसी है, नो योर मेंबर मैंडेट, यूनिक क्लाइंट कोड होना चाहिए। आपको रिस्क जो भी इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में वो जान के ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट लेनी चाहिए एवरी सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको चेक करना है कि जो आपका ट्रेड हुआ है वो जेन्युइन ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। आपको एमटीएम जो मार्क टू मार्केट ऑब्लिगेशन है वो आपको टाइम टू टाइम पे करनी चाहिए कि आपको कोई पेनल्टी ना लगे। डब्बा ट्रेडिंग से बचना चाहिए जो कि एक इलीगल ट्रेड है आउटसाइड द एक्सचेंज। आपको हमेशा जो इश्यू चेक या डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करना है वो ब्रोकर के नाम पे ही इश्यू करना है, जो कि सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होता है। पीरियोडिकल स्टेटमेंट होने चाहिए अकाउंट्स के, अगर आपको उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो ब्रोकर को नोटिफाई करना चाहिए। अगर किसी अनऑथराइज्ड फंडिंग, अनऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज से फंडिंग एक्सचेंज के सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म में कवर नहीं होगी। ये डोंट्स हैं कि इन्वेस्टर को इन चीजों को नहीं करना चाहिए। किसी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ डील नहीं करनी चाहिए, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, रूमर्स से बचना चाहिए, मार्केट रूमर्स, एडवर्टाइजमेंट से कि आपको ट्रेडिंग से पहले सभी रिस्क को जान लेना चाहिए। अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कभी भी एक्सेप्ट ना करें। किसी भी एडवाइजरी या एनालिस्ट की रिपोर्ट पे ना जाए, खुद का एनालिसिस करें, खुद की स्टडी करें एंड तभी ट्रेड करें। कोई भी जो भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो भी रिपोर्ट्स हैं उन पे विश्वास ना करें। तो थैंक यू ऑल, मेरा सेशन यहीं तक था। अब आगे का जो सेशन लेंगे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेबी से रामकृष्णन जी। सो स्वागत है सर आपका। नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन, ओवर टू यू। कैन यू हियर मी सर? Am I audible now? या या यू आर
Okay, 1 second. So you can share your screen now. Sure. I'll do. Give me a minute. Yeah. Is my screen is audible? Is visible? Yes, sir. It's visible now. It is a presentation on the regional seminars. Sir, welcome to all. Sir. I thank sir for explaining in detailed manner about these commodities. Now we see what are the measures that has been taken by SEBI in relation to the commodities. Okay, sir. Mostly this in financial market there are four types of regulators. One is securities SEBI, other is banking RBI, other is insurance regulatory development authority of India, and fourth one is the PFRDA that relates who looks after these pension funds. Okay, in that means that if you have any queries or any issues with relating to securities, that is including commodity derivatives, that you have to come for the SEBI. And if you have any problems with the compliance or with relating to banking, you have to go for RBI. And if you have any issues with relating to the insurance, like crop insurance and or any other insurance, you have to go for IRDAI. And if you have any problems with the PFR pension funds, then you have to reach out to the PFRDA. That's why we have shown this slide. The basic objective of the SEBI is to protect the interest of the investors and regulating the securities market and promoting the development of the securities market. The basis of a SEBI Act entirely depends upon the protection of the investors. It is to develop, it is to protect the interest of the investors, and as well as while protecting the interest of the investor, it should be regulated. It should regulate the market, where it should advise, it should structure or advise all its intermediaries to provide a proper service to the investors. And SEBI always tries to provide new products to the investors so that they can come into the market and take advantage of them. Now, relating to this commodity market, sir, there are two types of markets. That is a spot market and the forward market, and exchange commodity derivatives market. This spot market is nothing but like a exchange of commodity and the price at the same time during spot, because like you are going to your friend and you are purchasing from your friend, and you are giving the cash to them. Otherwise, you are going to the market and you are buying the product from the concerned shop and you are paying the price. It's immediate exchange of the goods, and the price is the spot market. And forward market is the customized contract for purchasing of the products at a later point of time, but with the known people only. That is forward market. And coming to the commodity derivatives, sir, there are two types of derivative contracts are there. One is futures and other is options. SEBI regulates only these commodity derivative contracts. These commodity derivative contracts will happen on the exchange platform. Futures is similar to the forward market contracts, where there will be some standardization of the contracts will be available on the exchange. Maybe that may be NCDX, that may be MCX. You can purchase from the concerned exchange, and then at a later point of time you can take a delivery, or you can settle the contract with the cash itself. That is a futures. And option contract is, as already sir has explained to you, option gives the right to the buyer, not to the seller. Option gives a right to the buyer, so that any person who purchases a option contract will have a right. He doesn't have any obligation to exercise the contract on a expiry date or not. The SEBI will regulate only the commodity derivative contracts. Okay, securities include other type of commodity instruments, that is shares, scrips, stocks, bonds, debentures, derivatives. These are all the types of securities. These all fall under the purview of the Securities and Exchange Board of India.
What is the difference between the forward and futures? I have already told you. This forward contract is nothing but a contract between the two parties who are the independent parties who know among each other, who know each other. Futures are the exchange traded contracts where there is a the parties are unknown to each other. The exchange clearing corporation plays a role of novation where the settlement of the contract will be guaranteed by them. That is this thing. This option mechanism, sir, there are two types of options. There is a call option and the put option. When you buy a call option, you are buying a right to buy the any stock or the commodity. When you are buying a put option, you are buying a right to sell. Yeah, this is a similar contrary to the this is in contradiction with the for the seller. When a seller sells a call option, he is selling an obligation to purchase from a person who bought this call option. Similarly, when a seller sells a put option, he is selling a obligation relating to the purchasing from the person who purchased this put option. As a I'm sorry, relating to the call option, when the seller sells a call option, he is selling an obligation to sell a particular stock or a commodity to the purchaser of this call option. There are different international exchanges. This popular exchanges are the Chicago Mercantile Exchange Futures and Busra Malaysia Derivatives Exchanges, Intercontinental Exchange, London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange. There are different types of commodities, sir. Includes gold, silver, platinum, and relating to the agricultural commodities. It comes to cotton, butter, cheese, wheat, milk, rice, oats. These are all the different types of commodities are available on the exchange on the international. Similarly, there are the exchanges who trades who offers this commodity derivatives in India are Multi Commodity Exchange, National Commodity and Derivatives Exchange, and other BSE India Limited and National Stock Exchange Limited mostly offers the derivatives on the future, derivatives on the currency and stocks and indices. And Indian Commodity Exchange, National Commodity and Derivatives Exchange Limited will most of the contracts will be related to the agri related products. And Multi Commodity Exchange will offer the products mostly relating to the metals like aluminum, gold, and related products. Uh, now coming to the various products that are trading on the exchanges or relating to agri commodity, you can see that barley, castor seed, chana, cotton seed, oil cake, coriander, gur seed, goragam, jeera, kapas, maize. These are all the various commodity agri commodities. Non-agri commodities are the gold, silver, copper, zinc, aluminum. These are the various commodities. Why these derivatives are helpful? How these derivatives are helpful to the farmers? These are what are the risks faced by the farmers are this production risk will be faced by the farmers. That may be crop failures and other risks, and there may be a market risk like price volatility. The price at the time of the sowing up the crop may not be available at the time of selling. That is one of the risks that will be faced by the farmer, and the lack of quality storage. The farmer produces with a lot of effort, and but still he doesn't have a facilities to store the product. The fourth one is with the adequate finance options. But this finance option when the since these the farmer may require some finance at the type of crop sowing itself, and he has to ensure at what price that he is selling the product at a selling price. Then he can adequately finance his crops based on maybe finance his crops. That is last that one. Next one will be the local middleman. Most of the times, the farmer is depending upon the middleman to selling his crop, so he is not realizing the ultimate benefit. And most of the profit will be pocketed by the middleman. So bargaining power will not be there because of the small holdings and exposure to the price risk. These are the various risks faced by the farmers. Now, how the commodity derivatives market will help the trading? Commodity derivative market will help to discover the price. Once, 3 months prior to selling of your product itself, you can discover the price so that you can decide on what type of crop that you want to sow.
that you can so that you will be in a profit at the time of selling itself. Like the exchanges will offer a contracts that ranging from 1 month and 1 week to the 10 years also. So at various points of time, at what price the buyers are willing to buy, that you can know by just perusing the concerned website, concerned exchange website, so that at what price the buyers are willing to buy the product. So it will have an advantage for you. It will give an advantage for you to decide on what type of crop that you want to sow. um, there's price risk mitigation by entering into a contract at a desired price on the exchange platform. You're hedging your price risk. Means example, you are sowing some soya bean, and you want to sell that product at a particular price in the market after 3 months or after 1 year. So you can sell a contract of put option. Sorry, you can buy the contract of put option in the exchange, so that your price at the time of the selling itself is insured, and you can sell at that specific price to the seller of that contract. That's how these exchange derivatives will help the farmers in mitigating their prices. You see, the price discovery, whatever there is a facility relating to the SMS that is being sent to the most of the farmers, and he can farmer, by knowing the prices on the exchanges, that is exchange platform is very transparent, and anyone can go to the exchange platform and they can see the prices, at what prices the commodities are being traded, so they can know the prices. And there is a commission agent and middleman requirement is not there. So you can purchase a put option, or put option. You can purchase a put option, and you can sell your product at a certain desired price in a future. So these type of commodity market will provide this bargaining power, and removing of this middleman. And by receiving the SMS alert, you will be able to know the price of the product, so that you can bargain as far as possible. These are also the benefits. What are the SEBI initiatives on the derivatives market? Besides, there are various types of commodities has been introduced into the market since September 20th, 2015, where SEBI has started regulating these commodity derivatives. Earlier, it used to be under Forward Market Commission. Now there are a lot of indices also permitted to trade on the exchange. They have and several risk management norms has been incorporated into the commodity derivatives exchange, so that there will be no problem with the settlement process. Then independent clearing corporation for each exchange has been set up, and there is a warehousing norms has been revised, so that to ensure the quality of the product, and the farmer will not lose the money. And then commodity and brokering activities has been merged, so that there will be lot of number of brokers and which who will be available for the farmers to trade in the market. Then there is a several, since the entire exchange platform will be functioning uh, uh, on the platform on the computers, the cyber security norms has been aligned with the equity market, and so that similar security measures will be taken in the commodity derivative market also. And now, to increase the liquidity in the commodity derivatives, the mutual funds and category 3 alternative investment funds like hedge funds, venture capital funds, foreign entities, and portfolio managers are also allowed to invest in the commodity derivative market. And there is a separate result committee has been set up in every exchange. And there is a encouragement from the government of India for the farmers to form an FPO, farmer production organization, and they can store their products at the warehouses, and they can trade in the market for the better purchasing at the better prices, so that they can yield the maximum. Farmers Producers Organization is an initiative that has been taken by the government of India in 2013. Okay, and now whoever the few farmers who are around
small and marginal farmers, they can join together and they can form a farmers producers organization. They can market their output collectively, and they can process and they can store the processed products, and they can increase the productivity by purchasing inputs like that may be a tractor, that may be a fertilizers. They can collectively purchase and they can bargain much, and they can improve their productivity also. And as the farmers will be merged, joined together, they will share the knowledge among them, and they will definitely there will be increase in the knowledge, and that will help the farmers to increase the production. Who can form the FPO or FPC? Any 10 or more individual can form who are the who will be producing the products can form a farmers producing company, or any producing companies like cooperative societies, or that may be any institutions. If they are the institution, they can join and form a farmer producing company, and 10 or more individuals and the producer institutions also can join together, and they can form a farmer producing company. Farmer producing company should have at least 5 directors. Sorry, farmer producing company should have at least 5 directors and not more than the 15 directors. And they will be having this farmer producing organization will having a votes based on the production, based on the participation or participation of the farmer with the farmer producer organization. Means unless he participates, he will not have any vote, so that non-performers will not have a right, will not have a edge in the farmer producers association to control the farmer producers association. Investor Protection Fund has been set up relating to its commodity derivatives. Investor Protection setup has been set up to if there is any problem with the any broker in settlement of the funds, or if it has been defaulted, this Investor Protection Fund will help the investors for settling their claims. And Investor Service Fund has been established to conduct these programs, and for providing some investor service centers to educating the farmers and other commodity traders. And finally, these training programs are also part of this ISF, Investor Service Fund. Now, most of the part of the commodity trading and related parts has been already explained to you by the sir NCDX personnel. And but whenever there is any problem, where to go? That is the biggest challenge that you wanted to know. There is a one SEBI Scores platform, that is Scores platform, SEBI complaint redressal system, that has been launched in June 8, 2011 by the SEBI, which is where you can lodge a grievance in online through your even through your mobile by visiting this www.scores.gov.in, and it maintains a centralized database, and you can continuously 24/7 can track the complaint status of your complaint, and you can also follow up with the officials and by mentioning this complaint reference number, so that your grievance get redressed at the earliest. How to file this complaint? When you have any problem, you have to approach your intermediary, and if he doesn't solve your problem, then you can directly approach to this you can log into this www.scores.gov.in, and you can register there by providing a simple details like phone number, email ID, and your PAN number. Then you can enter your complaint details, and you can send it to the SEBI. Once the SEBI receives a complaint, it usually takes 30 days to resolve, gives the 30 days time for the concerned member to resolve the issue. If he doesn't resolve the issue, then SEBI will take appropriate action against the member. Okay, these are the do's and don'ts of the for the safe investing. You have to trade only through the SEBI registered member, and you should always insist on the risk disclosure document, and you should comply with the KYC norms. That means you have to provide your proof of identity and proof of address. You should have a UCC, and whatever the contract note that is being issued to you, you have to peruse it, and you have to ensure that all the details in the contract note are correct, and that contract note have a legal validity. And if any grievance is there relating to this contract note, definitely you have to consult your broker, and you have to lodge your grievance within 7 days.
And if he doesn't reply properly, you can go for the arbitration mechanism also, okay, which will be available on the concerned stock exchanges. You have to always check your trades. Whenever there is a trade happened on the exchange, definitely that you are going to receive a SMS and as well as a contract note. But still you have to verify your trade. Sometimes it may happen that a broker may trade on behalf of you without informing you or without your instructions. Then it may be in future, if any loss comes, that may hamper your finance. So you should always check your the genuineness of your trades. Then whenever there is a one transaction happen, you have to pay the required margin. And you should never involve in any dabba trading. And should always register your mobile number and email ID with the stockbroker to receive all the alerts and the contract notes. Okay, never in a securities market, nothing will be dealt with the cash. Okay, always pay only through the check or online transfers. Nobody, never believe anybody who asks for the cash, and don't pay any cash to anybody. And while you're dealing with any person, you please verify whether he is registered with the SEBI or not. You can always verify the registered members through SEBI website www.sebi.gov.in. You can go there and you can always check the name of the member who is approached you. Then you can verify. Then only you have to deal with that concerned member. Then the stockbroker will always send a periodical statements. You please verify, and if any discrepancies are there, you please report to them. And you should not beware of the off market transfers. And there will be some advertisements will be issued for luring you. And there will be some deposit schemes will come out, so that they will say that they will be giving huge returns if you deposit some amount. Please don't get lured by all those things. And you please trade only on the exchange platform. And you take what you expect, what is the reasonable profit is there. This SEBI website is the SEBI website is on www.sebi.gov.in. And there is one investor website is also being maintained by the SEBI, that is http investor.sebi.gov.in, where there is a lot of information is there relating to the markets and including the commodity derivatives. You can just visit that website and there will be a lot of information, investor related material will be there, which will definitely help you while participating in the market. We also have one toll-free helpline 1800227575 and 180026677575, which works between 9:30 a.m. to 5:30 p.m. and it is totally toll-free, so that you will not be charged any money. And you can always contact them and you can ask for any genuine queries. One more thing I would like to inform you that they will not give any advice on what to invest and what to trade, but they will be able to give you whatever the information that will be available in the public domain, that will be issued by the SEBI. Okay, and if your query is not answered, or if they don't have a ready response with them, definitely you can write an email to ask SEBI at sebi.gov.in, where we will try to response to your query as early as possible. As well as we have a 21 local and regional offices of SEBI, and where you can visit, and you can just you can ask any queries related to your problems. You can propose any, you can ask for any queries. They will respond, they will be happy to respond to you. This is what the SEBI has taken measures, and I hope this will help you in giving. This will help you and while trading in the market. And I always say that don't be greedy, or please always take enough adequate care while you're trading in the market, because derivative markets are the very risky market where you're going to pay only the margins, but you are trading at a high level of volumes. Okay, so once you understand the total risks in the market, then only you please trade in the market. And what may be the if you are hedging, and if you are a farmer and if you are hedging,
then definitely it is a perfect market for you to hedge your price risk and you to sell your products in the future. And but if you're a trader, if you're looking for an intraday trading or a short term trading, definitely you please understand what are the risks that may pose, that the market may pose to you, because you may be putting some 10,000 or 20,000 rupees and you might be trading in lakhs. So even if there is a small change in the actual price, maybe in the contract, if there is only change in the 10% change in the 1 lakh contract, then your entire margin may go off. So please understand the risk before trading in the market, and then you please take adequate care, and then you please trade in the market and be safe. Thank you. Thank you, sir, for your informative session. And now I ask attendees to ask your questions in Q&A session. If you have any questions, please put in Q&A option and we'll try to answer your question. I think there is no questions. Can we end this session? Sorry? Can we end this session? I think there is no question. Yeah. There are no questions, so we will conclude the session here. And thank you all for your participation, for your valuable time. Thank you all. Thank you. Thank you, very much. Ramakrishna ji. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.